तो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो ये वाला वीडियो में जो आपको बता रहा था कि मेरा जो शोल्डर इंजरी और नेक इंजरीज, दोनों साइड शोल्डर का इंजरीज, ये जो बहुत सारे इंजरीज हुआ था इस 3 हफ्ते में, तो उनके साथ मैं कैसे डील किया, तो इसके बारे में मैं आपको एक और वीडियो में बताने के लिए बोला था और इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, इस 3 हफ्ते बहुत खराब हाल रहा है और ये मैं नहीं चाहता किसी का भी आए। रीज़न इस क्या कि मेरा राइट साइड का शोल्डर इशू था क्या, जब मैं और मेरा एक दोस्त ट्रेन कर रहे थे, तभी अननेसेसरी एक लोड आ गया था, वो जो बार डिप्स करते हुए वेटेड डिप्स। तो इधर इंटीरियर डेल्ट के पास वो जो टेंडेंस से गया है ऐसे, तो टेंडेंस थोड़ा फूल गया था। तो मैं फिजियोथेरापिस्ट के पास गया, वो बताया कि ऐसा हुआ है, तो उसको आइस पैक दो, धीरे धीरे वो जो स्वेलिंग है और जो फूल भी गया है वो कम हो जाएगा। तो वो ये 80% रिकवर हो गया था। फिर फिर क्या किया, मैं क्रिकेट खेलने गया क्योंकि जिम नहीं जा पा रहा था। चलो मैं थोड़ा क्रिकेट खेलने गया था। तो ये जो इंजरी है आपको, मेरे को पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है मेरे से। एक्चुअली ये इंजरीज बहुत खराब इंजरी था, मतलब ये होना नहीं चाहिए था, हो गया। तो क्या हुआ कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, चलो बॉलिंग करते वक्त आपका शोल्डर डिसलोकेट, मतलब डिसलोकेट होकर रिलोकेट हो गया है, वो एक अलग बात है क्योंकि आप राउंड आर्म बॉलिंग करते हो और आप पेस जनरेट करने का कोशिश करते हो शोल्डर से, चलो हो सकता है। बट बैटिंग करते हुए मैं नहीं देखा, या फिर आप फील्डिंग कर रहे हो, बहुत अपने आप को बहुत स्ट्रेच कर रहे हो बॉल को रोकने के लिए, तो चलो शोल्डर डिसलोकेट हो सकता है। बट बैटिंग करते हुए और मैं एक फुल शॉट मारने को ट्राई किया, तो जब पुल किया मेरा ये वाला मतलब शोल्डर ऐसा डिसलोकेट होके फिर रिलोकेट हो गया, मतलब ऐसा हो गया। मैं जब फिर ऐसा बैट छोड़ के ऐसा कर दिया, वो फिर अपने आप मतलब क्या रिलोकेट हो गया। तो कोई नहीं, बट थिंग ये है कि ये इंजरी नहीं होना चाहिए था, बट पता नहीं कैसे हुआ। फिर मैं जिम में, मेरा मेरा दोनों साइड शोल्डर का इंजरी है, तो मैं अपर बॉडी का कोई भी वर्कआउट नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये डिसलोकेट होकर जब रिलोकेट होता है सोरनेस रहता है, मतलब स्वेलिंग टाइप होता है। तो मैं हाथ ऐसा ऊपर या साइड से सब कुछ नहीं कर पा रहा था। तो ऑब्वियसली अपर बॉडी का कोई भी वर्कआउट नहीं कर पा रहा था। मैं सोचा कोई नहीं, लोअर बॉडी करेंगे। बट फिर क्या हुआ ना, लोअर बॉडी किए हम लोग, मतलब मैं लेग्स किया, मतलब क्वाड्स हैमस्ट्रिंग सब कुछ ट्रेन किया। लास्ट में मैं काफ ट्रेन करने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक स्मिथ बार में एक स्टेपर होता है। मान लो ये एक स्टेपर है, तो मैं इस पे एज पे खड़ा हूँ और ऐसे मेरा मतलब काफ रेजेस कर रहा हूँ। 2 सेट में ये नहीं उठा कि थर्ड नंबर सेट में 1 रेप, 2 रेप, 3 नंबर रेप, 4 नंबर रेप में ये ऐसे उठ गया स्टेपर। और बार मेरा इधर था, तो बार, और ये स्मिथ मशीन है, अगर फ्री वेट बार होता तो मैं पीछे छोड़ देता, बट ये सीधा ऐसा स्मिथ मशीन में फिक्स है, तो ये सीधा ही जाएगा नीचे। तो मेरा नेक ऐसा हो गया और मैं बाहर आ गया, बट वो बहुत जोर से लगा इधर। तो पहले तो चलो घर आया, कुछ नहीं हुआ। तो मैं क्या हुआ था, टी शर्ट मतलब निकाला, पैंट निकालते वक्त ऐसा होकर रुक गया, सीधा नहीं हो पाया। पूरा नेक, मेरा नेक से ये लेफ्ट साइड ट्रैप्स पूरा स्पैजम हो गया। देन मैं पूरा बेड पे आके लेटा ही रहा, कुछ नहीं कर पाया। फिर वही फिजियोथेरापिस्ट के पास गया, थोड़ा बहुत सही हुआ, और अभी इसको रिहाब कर करके अभी थोड़ा बेटर है। अभी मैं वर्कआउट कर पा रहा हूँ। तो ये सब, चलो बैड लक चलता है सबका, बट मैं देखा हूँ कि इंजरीज ज़्यादा इसलिए होता है ताकि हमारा जॉइंट्स का मोबिलिटी इतना अच्छा नहीं रहता है, या फिर बोल सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी। तो मेरे हिसाब से अभी मेरे को पता चलता है कि मोबिलिटी ड्रिल्स कितना इम्पोर्टेंट है, और अभी बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ उसको मैं। रीज़न इज कि अगर आपका जॉइंट्स ठीक नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं हाथ को ऐसा
पूरा ऊपर की तरफ नहीं ले पा रहा हूँ, या फिर ऐसा साइड में नहीं ले पा रहा हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल, तो अभी क्या होगा, मेरा शोल्डर का मोबिलिटी सही नहीं है। अभी मैं कोई भी शोल्डर का एक्सरसाइज करूँगा, इस पर फॉर्म एंड टेक्निक इतना अच्छा नहीं होगा। और ऑब्वियसली एज ए जिम गोअर आप सबको होता है कि प्रोग्रेस करना है। जब आप प्रोग्रेस करने का सोचोगे और आपका फॉर्म टेक्निक सही नहीं है, तो जब भी आप हेवी जाओगे, कोई ना कोई एक दिन आपका इंजरी का चांसेस बढ़ जाएगा। तो अगर आप मोबिलिटी ड्रिल्स करते हो और धीरे धीरे वो चीज़ अच्छे से मोबिलाइज हो जाता है, मतलब आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाता है, देन उस पर्टिकुलर मोमेंट और फिर जिसमें भी वो जॉइंट यूज होता है, जितने भी एक्सरसाइजेस है, उसमें आप और बेहतर हो सकते हो और वो एक्सरसाइज को और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। तो मेरे लिए अभी के लिए तो भाई बहुत ज़रूरी हो गया, मतलब मोबिलिटी ड्रिल्स में जाके अभी तो वर्कआउट का स्टार्टिंग में 10 मिनट, वर्कआउट के बाद स्टार्टिंग में 10-15 मिनट डायनामिक स्ट्रेचिंग करता हूँ, जैसा हैंड रोटेशन, ये नेक रोटेशन, ये सारे हैंड रोटेशन सब कुछ करता हूँ। मैं लास्ट में दिखाऊंगा। और फिर मैं आके मतलब वर्कआउट के बाद एक स्टैटिक स्ट्रेचिंग करता हूँ, पर मतलब बेटर रिकवरी के लिए होता है, बट कोई नहीं। तो इंजरी का सबसे मेजर रीज़न ये है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको मोबिलिटी ड्रिल्स को देना पड़ेगा। दूसरी दो छोटी छोटी आपको इंजरीज हो रहा है, मान लो आपको आज इंजरी हो गई, जहाँ पे भी इंजरी होता है पहले आके उस पर आइस पैक हो। ये बहुत लोग गलती करते हैं, क्या ना, वो लोग आके वार्म वाटर या फिर वार्म पैक देने लगते हैं। नहीं, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा होगा। अगर आप जाके उस पर कुछ वार्म टाइप का पैक दो या फिर वार्म वाटर में टॉवल भिगा के दो, फिर वो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। तो अगर आप आइस पैक देते हो, फिर उसका मेन रीज़न इन्फ्लेमेशन कम होता है। अब तब जाके आप कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना, जब भी जॉइंट बोन रिलेटेड कुछ इंजरीज हुआ है, आइस पैक दो। अगर आपको मसल्स सोर ज़्यादा हो गया या फिर आपको बोल सकते हो स्पैजम हो गया, ये सब में आप हॉट वाटर मतलब पानी को गर्म करके उस पर टॉवल भिगा के किसी को बोलो वो दे दे। तो ये दोनों चीज़ हमेशा याद रखना। कभी भी अगर आपको इंस्टेंट मतलब इंजरी हुआ है, इंस्टेंट आपको वार्म वाटर देने के लिए कोई बोल रहे हैं, मना करो, आइस पैक दो। ये इन्फ्लेमेशन जब बढ़ जाता है, आपको थोड़ी देर अच्छा लगता है, फिर और पेन होने लगता है। तो ये एक बात है। बाकी सारी ड्रिल्स वगैरह मैं आपको जिम में मिलूँगा और जिम में ही बताऊँगा, तो स्टे ट्यून। तो मैं एक्चुअली बोल रहा था कि शोल्डर इंजरीज का आप क्या क्या कर सकते हो। तो शोल्डर इंजरी जहाँ तक आपका रोटेटर कफ नहीं होता है, जो कि इंटीरियर डेल्ट, मोस्ट ऑफ द इंजरीज इंटीरियर डेल्ट पे होता है, और कोई आपका रियर डेल्ट के ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं नहीं जानता हूँ मैं, बट इधर हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द आप शोल्डर के देखो, आप OHT दे रहे हो, ओवरहेड प्रेस, या फिर आप बेंच प्रेस कर रहे हो, तो आपका फ्रंट डेल्ट ट्रेन होता है। उसके साथ साथ आप जब वेट ज़्यादा हो जाता है, जब आपका मसल्स लोड नहीं ले पाता है, तो अननेसेसरी वो जॉइंट में आ जाते हैं। तो मेरे भी वैसा हुआ था, जब मैं बार डिप दे रहा था, मैं वेटेड बार डिप दे रहा था, तो जब पूरा स्ट्रेच करके प्रेस कर रहा था तो अननेसेसरी मेरा लोड आया था, तो दैट्स व्हाई वो टेंडेंस थोड़ा फुल गया था। तो मैं रिहाब के लिए कुछ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जो भी बताऊँगा। तो पहले एक रोटेशन होता है, जैसे कि ये एक रोटेशन एक्सरसाइज है, ये एक रोटेशन एक्सरसाइज है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो पहले आपको अगर रोटेटर कफ का मोबिलिटी आपका बहुत अच्छा होगा, देन आपका कोई भी शोल्डर का एक्सरसाइज कर लो, बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हो। रीज़न इज़ कि अगर आपका मोबिलिटी ड्रिल्स बहुत अच्छा है, देन आपका इंजरी का बहुत कम चांसेस है। अगर आपका मोबिलिटी सही नहीं है, मसल मतलब जॉइंट्स फ्लेक्सिबल नहीं है, देन आप कहीं ना कहीं आप उस फॉर्म में आप डिफर करोगे या फिर इफेक्ट डालेगा आपका इंजरीज का। तो पहला आप रोटेट कर सकते हो, देखिए ये एक रोटेटिंग है। दूसरा, आप
बहुत सारे लोग ये वाला रोटेटिंग एक्सरसाइज में मिस्टेक से ही करते हैं कि हाथ को पीछे रख के ऐसे ऐसे करते नहीं। आपको एल्बो आगे रखना है ताकि आपका रोटेटर कफ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि जब पीछे लेके आते हो आपका स्ट्रैप्स स्कैपुलर भी यूज हो जाता है। थोड़ा आप एल्बो को थोड़ा आगे रख के इधर लॉक कर दो और इधर से पूरा लेके जाओ, आपका रोटेटर कफ पूरा स्ट्रेच होगा। फिर उसको आगे लाओ, फिर पूरा पीछे, फिर आगे। तो ये वाला जो रोटेटिंग एक्सरसाइज मैं केबल से करता हूँ, उसको इस साइड में सेट कर देता हूँ और ये देता हूँ। तो पहले आप ये कर लो, तो जब ये वाला एक्सरसाइज में आप 90 डिग्री रखो, ऊपर लो फिर नीचे। तो अभी हम बताता हूँ केबल से कैसे करते हैं। तो इधर मैं केबल सेट कर लेता हूँ इस एंगल पे। आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मेरा हाइट थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पे मैं रखा हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इधर आके एल्बो इधर लॉक कर देता हूँ। फिर मैं ऐसा लेके पूरा स्ट्रेच करता हूँ, पूरा छोड़ता हूँ, ऐसा लेके पूरा। तो ये आपका फील हो जाएगा, आपका रोटेटर का फील होगा। अगर आपका पेन थोड़ा ज़्यादा है तो आप इतना पूरा इतना नहीं कर पाओगे, बट थोड़ा 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 आप कर करके वो आपका वो मोबिलिटी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप ऐसे होके ये कर सकते हो। फिर मैं एक आर्म स्विंग करता हूँ ऐसा। मैं बैकवर्ड करता हूँ 10 रेप्स और फिर फॉरवर्ड 10 रेप्स। इसका 2-3 सेट। अगर आपके जिम में एक स्टिक है, मेरे जिम में इधर नहीं है, अगर आपके जिम में एक स्टिक है तो आप एक स्टिक ले लो या फिर रेजिस्टेंस बैंड ले लो और इसको सीधा पूरा ऑल द वे पैसा नीचे लाओ, फिर ऑल द वे आप आगे लेके आओ। तो इसका 10-10 रेपिटेशन 2-3 सेट मेरे को लगता है इनफ है। फिर लास्ट में मैं एक ऐसा आर्म स्विंग करके ख़त्म करता हूँ। तो अगर जिस दिन आप बैक ट्रेन करते हो, आपका अगर स्कैपुलर में मतलब या फिर पुलअप्स नहीं जाता है, तो मैं डेड हैंग प्रीफर करता हूँ। आप यहाँ पे आओ, आराम से इसे पकड़ो, पूरा लटक के रह जाओ। तो कम से कम 1-2 मिनट रुको, आपका वो मोबिलिटी मेरे हिसाब से डेड हैंग भी बहुत एक अच्छा एक्सरसाइज है। तो ये 3 चीज़ें ट्राई करो तो आप वर्कआउट मतलब अपना शोल्डर का या भी कोई भी अपर बॉडी का वर्कआउट करने से पहले आप 10-15 मिनट टाइम इसको दो, फिर आप वर्कआउट करो और एंड में आप एक स्टैटिक स्ट्रेचिंग करके जाओ। तो यही होगा, आप इंजरी से बच सकते हो और आपका वर्कआउट और भी इम्प्रूव हो जाएगा फॉर्म टेक्निक की। तो यही था आज के लिए। तो मिलते हैं सीधा आपको नेक्स्ट वीडियो।